ओके, सो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कॉनिकल रूट के बारे में पढ़ा था, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं रूट के मॉडिफिकेशंस के बारे में। वहाँ पे हमने कॉनिकल मॉडिफिकेशन को स्टडी किया था, और यहाँ पे अभी हम फ्यूजिफॉर्म मॉडिफिकेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो फ्यूजिफॉर्म में आपको कौन सा एग्जाम्पल याद रखना है? आपको यहाँ पे एग्जाम्पल याद रखना है रेफनर सेटाइवस का। रेफनर सेटाइवस का मतलब आपको किस चीज की एग्जाम्पल यहाँ पे याद करनी है? आपको यहाँ पे एग्जाम्पल याद करनी है रेडिश की। ओके, तो देखो यहाँ पे एक बात आपको क्लियर करनी है कि जैसे वहां पे कोनिकल शेप होती थी, उस तरीके से यहाँ पे एक स्पेशल शेप है जिसे आप बोलोगे स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप क्या होती है? स्पिंडल शेप की खास बात ये होती है कि वो दोनों साइड से टेपरिंग होता है, और ऑलमोस्ट बीच वाली साइड से थोड़ा सा, यहाँ से थोड़ा सा स्वोलन रहता है। तो ये खास बात होती है कि टेपरिंग वाली साइड से ये वाला स्ट्रक्चर नैरो रहेगा, और बीच वाली साइड से ये स्पिंडल जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा ब्रॉड रहता है। तो ये स्पेशल तरीके का रूट हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? रेडिश में देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की बात करेंगे, तो इसकी मॉर्फोलॉजी में अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखो, कुछ कैरेक्टर तो सेम ही रहेंगे, जैसे हमने ऊपर कैरेट में पढ़े हैं वो कैरेक्टर तो सेम ही रहने वाले हैं। कि देखो यहाँ पे जो इसका स्टेम है, दैट स्टेम इज ऑलमोस्ट रिड्यूस्ड, बहुत ही ज्यादा रिड्यूस्ड है यहाँ पे स्टेम। और जब हम लीव्स की बात करेंगे तो वैसे ही लीव्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो जो बाइनियल वाला सिस्टम मैंने ऊपर समझाया हुआ है कोनिकल में, वो बाइनियल प्लांट का लाइफ साइकिल कैसे चलता है, वो यहाँ पे भी वही चीज एकदम से लागू होगी। उसी किस्म से यहाँ पे भी लाइफ साइकिल चल रहा है। ओके, तो इसके हम कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो यही मॉर्फोलॉजी आपको दिखाई दे रही है कि दोनों एंड से अगर आप इसका बेस, क्योंकि यहाँ पे जो आपने बेस कोनिकल में देखा था तो बेस वाज वेरी ब्रॉड, बहुत ब्रॉड था। उसके हिसाब से यहाँ पे बेस बिल्कुल भी ब्रॉड नहीं है। और अगर आप मिडल वाला पार्ट देखोगे तो मिडल वाला पार्ट कंपैरेटिवली ज्यादा स्वेलन होता है, जबकि टिप और बेस वाला पार्ट जो ऊपर वाला पार्ट है वो थोड़ा सा क्या रहता है? आपका नैरो रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मॉर्फोलॉजी में आपको देखना है मैक्सिमम स्वेलिंग हो रही है मिडल रीजन में, और दोनों जो एंड्स है वो बहुत ही टेपर कर रही हैं। देन अनदर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन आपके माइंड में यहाँ पे भी आना चाहिए कि ये जो मिडल रीजन है, सिर्फ यही मिडल रीजन ज्यादा स्वेलिंग या ज्यादा फूला हुआ है यहाँ पे क्यों है? इसकी वजह एक ना, इसका इजी सी जिसकी एक्सप्लेनेशन होती है कि यहाँ पे ये जो मिडल वाला पार्ट है ना, ऑलमोस्ट इस तरीके का स्ट्रक्चर हम फ्यूजिफॉर्म में एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे भी वो थोड़ा सा टेपरिंग पार्ट है, यहाँ पे भी टेपरिंग पार्ट है, बीच में थोड़ा सा मिडल में अगर हम देखेंगे बहुत ही ज्यादा सोलन पार्ट है। तो इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन ये है कि मिडल वाला जो आपका मिडल वाला रीजन होएगा ना, इस मिडल वाले एरिया के अंदर आपका कैम्बियम भी बहुत एक्टिव होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कैम्बियम की एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा हो रही है। दूसरा, यहाँ पे कंपैरेटिवली स्टोरेज पेरेन्काइमा भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा जगह को घेर रहा है। तो कैम्बियम की एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा है और स्टोरेज पेरेन्काइमा भी बहुत ज्यादा है, दोनों ही यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। इन दोनों के एक्टिव होने की वजह से यहाँ पे ज्यादा बेटर वेस्कुलर कंडक्टिविटी होती है, और यहाँ पे मैक्सिमम ट्रांसलोकेशन। व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? ट्रांसलोकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ फूड। जो सोर्स सिंक वाला मैकेनिज्म हम लोग पढ़ते हैं, उसके हिसाब से जिधर फूड का प्रोडक्शन हो रहा है वो हमारा सोर्स है, और उस फूड के प्रोडक्शन जिधर हो रहा है, सोर्स से मूवमेंट जिधर स्टोर फूड को करना है या फिर जिधर फूड की जरूरत है वहां तक पहुंचाना है, उसे हम सिंक कहते हैं। और इसी पूरे प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन में पढ़ते हैं। तो मैक्सिमम ट्रांसलोकेशन एंड अक्यूमुलेशन ऑफ शुगर, जो भी फूड बन रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? इन द मिडल पार्ट। दैट इज वाई इसका जो मिडल पार्ट होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रोंगर होता है, ज्यादा स्वोलन होता है। और इसके अपर और लोअर एंड तो मैंने आपको बता दी वो टेपर्स होते हैं, क्योंकि जो लोअर एंड होते हैं ना वो तो नैरो ही रहता है। लोअर एंड नैरो रहने की वजह क्या है कि ये तो देखो पेनिट्रेशन में इन्वॉल्व है, तो इसको अगर ये इतना ऐसे एकदम नैरो नहीं होएगा तो इसको पेनिट्रेट करने में प्रॉब्लम होगी, और कंडक्शन भी ये करता है, तो इसका यही काम है। और जो अपर नेक वाला रीजन होता है, इट इज कंस्ट्रेंड नियर द स्टेम रूट जंक्शन। यहाँ पे ये छोटा सा पार्ट बच जाता है, इसीलिए इसका स्टेम वाला पार्ट बेस वाला पार्ट भी ऑलमोस्ट काफी
नैरो होता है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट है हाइपोकोटाइल कंट्रीब्यूट पार्शियली टू द स्वेलिंग। अभी ये हमें समझना है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाइपोकोटाइल है क्या। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एक हमारा एम्ब्रियो होता है, जिसमें मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि ये अगर आप ऐसे कोटिलेडन मान लो, अगर इसमें भी कंफ्यूजन हो रही है ऐसे समझने में, तो इसको आप सिंपल फ्लो चार्ट में समझ सकते हो। आपको पता है कि जो हमारा एम्ब्रियो है उसके पास दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं प्लेम्यूल, और जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं रेडिकल। रेडिकल वो पार्ट है जिससे रूट बनती है, और प्लूम्यूल वो पार्ट है जिससे स्टेम वाला, शूट सिस्टम वाला सारा पार्ट ओरिजिनेट होता है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे ना एक पार्ट प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं कॉटिलेडन्स, राइट। अभी इन कॉटिलेडन्स और इस रेडिकल वाले पार्ट के बीच में जो पार्ट आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज हाइपोकोटाइल, ठीक है। तो रेडिकल, then hypocotyl, then cotyledons वाला part, and then the shoot system and the plumule. तो it connects the cotyledon with the radicle. बेसिक इसका काम यही होता है, ये सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। कुछ प्लांट्स में इसने फूड को भी स्टोर किया हुआ होता है हाइपोकोटाइल में, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिनट, तो यहाँ पे क्या लाइन है हमारी कि हाइपोकोटाइल कंट्रीब्यूट कर रहा है पार्शली, कंप्लीटली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, पार्शली कंट्रीब्यूट कर रहा है। यहाँ पे आपको इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जब हमने रेडिश की बात की थी, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट रेड, एक तो हम रेडिश को लेकर के समझ रहे हैं, है ना। तो हम ये समझेंगे कि जो रेडिश है उसका जो मिडल वाला पार्ट होता है दैट इज कंपैरेटिवली मोर स्वेलन, ठीक है, वो ज्यादा स्वेल करता है। अभी इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है कि ये जो पार्ट है ये डेवलप होगा किस चीज से, इट विल गेट डेवलप्ड फ्रॉम दी हाइपोकोटाइल एंड अपर टैप रूट। किससे डेवलप हो रहा है ये, हाइपोकोटाइल से, और अपर टैप रूट दोनों से डेवलप हो रहा है, ठीक है। जो आपका दोनों ये वाले रीजन है, ठीक है। अभी देखो ये हो गया हाइपोकोटाइल, ऐसे हम मानेंगे। ये आपका टैप रूट आ रहा है, ये आपके टैप रूट का अपर टैप रूट सिस्टम, अपर टैप रूट वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो जंक्शन आएगा बिटवीन हाइपोकोटाइल एंड टैप रूट, वहां पे सबसे ज्यादा ये जो बीच का जो एरिया आ रहा है ना, ये अगर हम इसको हाइपोकोटाइल मान लो, इसको हाइपोकोटाइल मान रहे हैं, तो यहाँ पे जो एरिया आ रहा है इसके अंदर मैक्सिमम कैम्बियम, जैसे पहले हमने एक्सप्लेनेशन दी है, कैम्बियल एक्टिविटी हो रही है। यहाँ पे बहुत सारा पेरेंकाइमा प्रेजेंट है, यहाँ पे सेल्स बहुत ज्यादा एनलार्ज करते हैं, और यहाँ पे फूड भी बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है। इसी वजह से आपका जो रेडिश है उसकी शक्ल भी एकदम कैसी है, स्पिंडल के जैसी, दैट इज शोइंग अ शेप लाइक अ स्पिंडल। लेकिन जब हम कैरेट की बात करते हैं तो कैरेट के अंदर हाइपोकोटाइल बहुत ही कम कंट्रीब्यूट करता है। व्हेन वी टॉक अबाउट कैरेट, तो कैरेट में जो हाइपोकोटाइल है, हाइपोकोटाइल इट विल कंट्रीब्यूट वेरी लेस, वो काफी लेस कंट्रीब्यूट, बहुत लिटर कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि वहां पे जो ग्रोथ हो रही है वो धीरे 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 टॉप से नीचे की ओर जाते और घटती 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 जा रही है। तो वहां पे टैप रूट का ही खुद का जो अपर सिस्टम है दैट इज क्वाइट इनफ ब्रॉड, और जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे वो घटता जा रहा है। इसीलिए इसका शेप ऑलमोस्ट किस तरीके का बन जाता है, कॉनिकल तरीके का शेप इसका बन जाते हैं। तो फाइनल अगर हम इसको समझेंगे तो रेडिश के अंदर, अगर हम यहाँ पे फाइनल समझे, एक ही बात में इसको खत्म करें, तो रेडिश के अंदर हाइपोकोटाइल है, हाइपोकोटाइल के साथ पार्ट ऑफ टैप रूट जो है वो एनलार्ज होता है, हाइपोकोटाइल एंड टैप रूट बोथ। लेकिन अगर तभी इसकी जो शेप है वो ऑलमोस्ट कैसी आती है, फ्यूजिफॉर्म शेप, ठीक है। लेकिन अगर हम कैरेट की बात करेंगे तो कैरेट में मेनली टैप रूट ही होती है, मेनली टैप रूट का जो रीजन है दैट विल कंट्रीब्यूट, दैट इज व्हाई इट इज गिविंग यू अ कॉनिकल शेप, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ऑलमोस्ट कॉनिकल शेप आ रहा है। तो इसका जो हाइपोकोटाइल है वो बहुत ही कम कंट्रीब्यूट करेगा यहाँ पे
फॉर्मेशन पार्शियल थोड़ा सा कंट्रीब्यूट वो करेगा, ठीक है। नाउ कम टू द इंटरनल स्ट्रक्चर। अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। आप पहले से ही ये वाली बात जान चुके हो कि जो पेरेन्काइमा है उसका क्या काम है। अगर फिर भी आपको पेरेन्काइमा के बारे में नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, पिछली वीडियो में भी बताया था। ये एक तरीके का डिवाइडिंग टिश्यू होता है। इसके सेल्स के बीच में बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। ये बहुत ही थिन वॉल से बना रहता है, सेल्यूलोज से इसकी वॉल बनी रहती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टिश्यू होता है, कॉर्टेक्स में भी मिलता है, बहुत जगह पे आपको मिलता है। तो यहाँ पे भी लार्ज अमाउंट ऑफ पेरेन्काइमेटस स्टोरेज टिश्यू, क्योंकि ये जो रूट्स है इनका काम ही क्या है, स्टोरेज करना। तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा स्टोरेज टिश्यू आपको मिलेगा। वेस्कुलर एक्टिविटी, ऑब्वियसली जो कैम्बियम है वो प्रेजेंट रहेगा और वो एक्टिवली डिवाइड करेगा। कैम्बियम से ही तो सेकेंडरी ग्रोथ होती है। अगर कैम्बियम नहीं होगा तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। अगर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी तो गर्थ कैसे इंक्रीज होगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट है और वो एक्टिवली काम कर रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर इज अ हाई accumulation of glucosinolates. Now what is this? These are very important कंपाउंड जिनको हमें समझना है। देखो ये कंपाउंड, अभी आपको ये तो पता चल गया है कि इसके मिडल वाले पार्ट के अंदर ज्यादा अक्यूमुलेशन हो रहा है, ज्यादा स्टोरेज हो रहा है। अभी आपको इस कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा समझना है। देखो, जब भी किसी कुछ प्लांट के या फिर कहीं कुछ ऑर्गन्स में प्लांट के बहुत ज्यादा स्टोरेज होती है, वहां पे बहुत ज्यादा रिजर्व फूड मटेरियल होता है, वो वाला पार्ट बहुत ही वल्नरेबल होता है। उसके ऊपर डिफरेंट तरीके के इंसेक्ट्स, नेमेटोड्स, फंजाई, बैक्टीरिया, इवन हर्बीवोर्स वो अटैक कर सकते हैं। तो अभी हमें पता है कि जो रूट हम पढ़ रहे हैं, फ्यूजिफॉर्म रूट पढ़ रहे हैं, वहां पे शुगर का स्टोरेज तो हो ही सकता है। उसके अलावा देखो और चीजें भी तो हो सकती है ना। सपोज वहां पे अमाइनो एसिड भी स्टोर हो सकते हैं, सपोज वहां पे वाटर, मतलब और चीजें भी तो वहां पे स्टोर हो सकती हैं। तो इन सारी चीजों को ले करके डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बैक्टीरियाज, डिफरेंट तरीके के इंसेक्ट्स, डिफरेंट तरीके की फंजाई अगर हम बोले, कुछ यहाँ पे हर्बीवोर्स या फिर कुछ निमेटोड्स, ये भी क्या हो सकते हैं, अट्रैक्ट हो सकते हैं। क्योंकि ये सारी चीजें प्लांट के पास स्टोर हैं रूट के अंदर, तो इसके ऊपर अटैक हो सकता है। अभी प्लांट ने इसको क्यों प्रिजर्व करके रखा है, क्योंकि प्लांट क्या है, वो है बाइनियल। तो उसने अपने फर्स्ट ईयर में ये सारी चीजों को स्टोर कर लिया है, ताकि जब उसका रिप्रोडक्टिव फेज आएगा तो रिप्रोडक्टिव फेज में इसको यूज कर सके। अगर बाहर से पैथोजन आके इस पे अटैक करेंगे तो प्लांट तो मर जाएगा, उसका फूड कहीं चला जाएगा और उसका जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो नहीं आ पाएगा, उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए प्लांट के अंदर ये जो स्पेशल कंपाउंड है जिन्हें ग्लूकोसिनोलेट्स कहते हैं, ये स्पेशल तरीके का रोल प्ले करते हैं। ये एक्ट करते हैं एज अ डिफेंस मेटाबोलाइट्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, दीज आर दी सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स, सल्फर कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट जैसे फिनोल, फ्लेवेनॉइड्स, ठीक है, ट्राइटरपिनॉइड्स, ये सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, ठीक है। ये ज्यादातर डिफेंस का काम करते हैं। तो सल्फर कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स यहाँ पे बनते हैं। ये यूजुअली अगर आपको ज्यादा एग्जांपल करनी है तो आप ब्रासिकेसी फैमिली के कोई भी एग्जांपल कर सकते हो, वहां पे हमें ये सारे दिखाई देते हैं। तो ये क्या करते हैं, अभी ये कंपाउंड जब बन जाएगा तो ये एक एंजाइम के कांटेक्ट में आता है, जिस एंजाइम का नाम है मायरोसिनेज, ठीक है। एंजाइम के कांटेक्ट में आते ही ये कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनाता है। अगर किसी को नाम भी याद करना है टॉक्सिक सब्सटेंस का, तो वो आइसोथियोसाइनेट्स का नाम याद कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस बनाते हैं। अब ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस यहाँ पे बने हैं, जैसे ही यहाँ पे कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस, सबसे पहले ऐसे मान लो आपकी दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो मैंने अभी ये डॉट बनाया है, दिस इज ग्लूकोसिनोलेट्स। ये मिल जाएगा किसके साथ, एक एंजाइम के साथ। व्हाट इज द नेम ऑफ एंजाइम, मैंने अभी अभी आपको बताया, दैट इज मायरोसिनेज। इसके साथ मिल जाएगा और ये मिल करके एक कंपाउंड बना रहा है, जिस कंपाउंड का नाम है आइसोथियोसाइनेट्स। ये आइसोथियोसाइनेट्स नाउ जब भी कोई भी प्लांट अटैक करेगा और उस जब भी कोई पैथोजन प्लांट के ऊपर अटैक करेगा, तो ये एज अ डिफेंस सिस्टम एक्ट करेगा और पैथोजन और हर्बीवोर्स से प्लांट का क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा। तो ये स्पेशल स्वोलन पार्ट में ये प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यहीं पे स्वोलन पार्ट में इनका खास करके इनके प्रेजेंट होने की वजह, यहाँ पे इनके प्रेजेंट होने की वजह क्या होती है कि यहीं पे सबसे ज्यादा फ्लोएम का अनलोडिंग हो रहा है।
फ्लोएम का अनलोडिंग हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे ज्यादा शुगर यहीं पे पहुंच रही है। यहीं पे अगर ज्यादा शुगर है तो यहीं पे ज्यादा एक्टिव मेटाबॉलिज्म चलेगा, तो यहीं पे ज्यादा स्टोरेज वाला काम हो रहा है। तो यहीं पे जो आपके लिविंग पेरेंकाइमा सेल्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, इसी वजह से ये वाला पार्ट ज्यादा स्वोलन होता है, इसी वजह से ये वाला पार्ट ज्यादा प्रोन होता है टुवर्ड्स द अटैक ऑफ द पैथोजेंस। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल रोल्स में हम क्या पढ़ेंगे कि भाई बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल कर रहा है, वही रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, जैसे हमने पिछले कॉनिकल में पढ़ा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या रखना है कि यहाँ पे बहुत सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एडिशनल कैम्बियम प्रेजेंट है, जैसे मैंने पिछले कॉनिकल वाले वीडियो में आपको समझाया था। ठीक है, तो फ्यूजिफॉर्म के बारे में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको फ्यूजिफॉर्म के बारे में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में विल कंटिन्यू विद द नेपिफॉर्म।